हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। अरे मोदी जी, हमें पता है आप हड़बड़ी में गलती कर देते हो। रिसेंटली यूएस इंडिया की ट्रेड डील में भी तो यही किया है आपने। इसी के साथ मोदी जी ने अपने रिटायरमेंट के प्लान्स भी बता दिए। मोदी जी अगले 25 साल भी रिटायर नहीं होने वाले। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा मोदी जी बहुत हंसने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हंसी नहीं आ रही इस जोक के ऊपर, मुझे मैं क्या करूं। अब ये परीक्षा पे चर्चा, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे जो उचित समझो कर लो के बारे में राहुल गांधी ने बोला है। एंड कहीं ऐसा ना हो कि वोटर्स भी यही बोलना शुरू कर दे कांग्रेस पार्टी से। इसी के साथ इंडिया और अमेरिका का ज्वाइंट स्टेटमेंट आ चुका है, ये जो ट्रेड डील है इसके बारे में। एंड क्लियरली पनौती लगती हुई नजर आ रही है। साफ पता चल रहा है कि हड़बड़ी में मोदी जी ने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं दिल्ली के एक केस के बारे में। युवराज मेहता, नोएडा के एक टेकी, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई थी सिस्टम के फेलियर की वजह से, घटिया करप्टेड सिस्टम की वजह से। एंड वही सेम चीज यहां पर दिल्ली में भी रिसेंटली देखने को मिली है। एक नौजवान ने अपनी जान खो दी क्योंकि एक गड्ढे में उसकी बाइक गिर गई। एंड ये गड्ढा किसने खोदा था? सिस्टम ने गड्ढा खोदा था। दिल्ली जेल बोर्ड ने जनकपुरी में एक गड्ढा खोदा था जहां पर एक युवक की मृत्यु हो गई क्योंकि वो बाइक से जा रहे थे एंड वो गड्ढे के आसपास कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे कि युवराज मेहता की मृत्यु हुई थी, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था, कोई बैरियर नहीं लगा था और उसकी वजह से युवराज की गाड़ी पानी में जाकर गिर गई, युवराज पानी में डूब गए। यहां पर अगर सेम सिचुएशन होती तो फिर भी शायद इस युवक की जान बच जाती, लेकिन ये युवक जो है ये बाइक पे सवार था। एंड आपको अच्छे से पता है कि बाइक पे कोई छोटा सा भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो कितना ज्यादा फेटल प्रूव हो सकता है उसके राइडर के लिए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहां पर है कि ये गड्ढा कोई बहुत पहले से वहां पर नहीं था, ये गड्ढा ओवरनाइट वहां पर खोदा गया था। एंड इतना बड़ा, इतना मैसिव गड्ढा आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहोगे। इनफैक्ट बाइक तो छोड़ो, अगर कोई गाड़ी भी इस गड्ढे में गिर जाती, 40 की स्पीड से भी गिर जाती, तो अंदर बैठे हुए लोगों को काफी ज्यादा चोट लग जाती। एंड ये सब कुछ चीजें ऐसा नहीं कि किसी इंटीरियर में हो रही हैं भैया, सड़कों पे गड्ढे, ये दिल्ली में हो रहा है भैया। सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे, सिस्टम के गड्ढों में इंसान की गिर के मौत हो रही है। अब इस पूरे मैटर में 3 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी सरकार में ऐसे काम हो कैसे रहे हैं। इनफैक्ट ये जो बंदा गिरा इस गड्ढे में, काफी देर तक उसको निकालने की कोशिश करी गई एंड काफी देर बाद जब निकाला गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो ऑलरेडी उसकी मौत हो चुकी थी। फैमिली ने यह बताया कि वो 6 पुलिस स्टेशन पे गई लेकिन किसी से भी यहां पर कोई हेल्प नहीं मिली। पहले ही सिस्टम का करप्शन है जिसमें हम लोग यहां पर गिर गिर के मरे जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस भी हमारी हेल्प करने के लिए यहां पर नहीं बैठी हुई। हम टैक्सेस किस लिए दे रहे हैं? मोदी जी के पर्चे छापने के लिए। नोएडा के युवराज मेहता, इनकी एज 27 ईयर्स थी एंड डेफिनेटली टैक्सेस भी देते होंगे। 27 साल के थे, जॉब कर रहे थे। एंड ये जो युवक की जान गई है, इसकी एज 25 साल थी एंड ये भी जॉब करता था, डेफिनेटली टैक्सेस भी पे कर रहा होगा। टैक्स लेने के टाइम पर सरकार का मुंह फटा रहता है, लेकिन जिस टाइम पर टैक्स पेयर को नीड होती है सरकार की, तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और अगर कोई नजर आ भी जाए तो कैसी बातें करते हैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। एक्चुअली हम डेली का रूटीन है हमारा आना जाना। ये उस दिन रात को शायद ये गड्ढा खोदा, एक दिन पहले खोद करके वहाँ पे बैरिकेड नहीं लगाया, शायद खोद के खुला छोड़ गए। उसके बाद जो बंदा जब रात को आता है काम से, उसको जगह बैरिकेड या लाइट्स की सुविधा होती है, तो अगर वो उस ड्राइव हो जाता, बट वो सीधे ही रिसेंटली एकदम से वो गड्ढे में चला गया, उसके कारण उसकी मौत हो गई। अब सोचो इस बाइक की जगह कोई इको रिक्शा वहां पर गिरा होता तो उसमें कितने लोगों को चोट लगती या फिर कितने लोग मर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। एंड फिर से एक बार यार दिल्ली के अंदर की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर रिंकिया के पापा मनोज तिवारी का क्या रिएक्शन है? उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी की वजह से इस बंदे की जान गई है। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। अब ऐसे गड्ढों से हमारे को और आपको फर्क पड़ता है क्योंकि हम इसमें गिरते हैं, हमारी जान जा सकती है या फिर चोट लग सकती है। लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ेगा कि गड्ढा कितना गहरा है, क्योंकि उनको पता है कि भैया वो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, उनकी जान नहीं जाने वाली इस गड्ढे से। एंड मनोज तिवारी नेक्स्ट लेवल बेशर्मी पे पहुंच चुके हैं। यहां पर ये बता रहे हैं कि ये 25 साल के उल्टे सीधे कर्म है, अब हमारे को कम से कम 10 साल लगेंगे इन गड्ढों को भरने के लिए। अभी तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है यार, तुम लोग फालतू में शोर मचा रहे हो। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए कि इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। मतलब अभी 9 साल लगेंगे ये गड्ढे भरने के लिए। लेकिन मनोज तिवारी जी, सबसे पहली बात ये
कि दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा एक रात पहले ही खोदा था। वहां के चश्मदीद भी ये बात बता रहे हैं और न्यूज में ये बात रिपोर्ट हुई है। तो आखिरकार इसका आम आदमी पार्टी से कौन सा रिलेशन है? क्या केजरीवाल आके गड्ढा खोद के गया था क्या? एंड सबसे बड़ी बात, दिल्ली की जनता ने यहां पर क्यों जिताया बीजेपी को? जिससे कि वो चेंज लेकर के आए। एक साल में इन लोगों से चेंज नहीं लाए गए, ये गड्ढे नहीं भर पाए एक साल के अंदर। अभी यहां पर कोई फीता काटने की बात आए तो ये क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे, लेकिन गड्ढे का ब्लेम इन लोगों को नहीं लेना, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी की। वैसे इस बात में कोई गलती नहीं है कि पिछली सरकारों की वजह से भी गड्ढे हुए हैं यहां पर, लेकिन पिछली सरकारों को हटा दिया, नई सरकार को लेकर आ गए दिल्ली के लोग, तो अब वो दिल्ली के लोग उस गड्ढे में गिर के मर क्यों रहे हैं? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। परीक्षा पे चर्चा रिसेंटली करी गई, मतलब वो बंदा जो अपनी डिग्रीज नहीं दिखा रहा, वो परीक्षा पे चर्चा करके और स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है। काफी बढ़िया, काफी अच्छा जोक है, जरा तालियां हो जाएं। अब इस परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी किस टाइप के यहाँ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। पास होता हुआ बच्चा भी फेल हो जाएगा इसे देख के। काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। 3 घंटे के एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चन है और अगर आपको 15 बार सेम प्रॉब्लम हो गई तो आप 15 बार यही करते हुए कम से कम 15-20 मिनट इसी में खर्च कर दोगे। ये है हमारे श्री मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा के सॉल्यूशंस। मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा और उसको पास कराना एग्जाम सीजन में, तो गलती से भी ये मत दिखा देना 2 घंटे उसको सास बहू सीरियल दिखा देना, ये मत दिखाना। लेकिन एंड ये जो परीक्षा पे चर्चा करी गई है, इसको यहां पर यूज किया जा रहा है असम इलेक्शंस के लिए। मतलब छोटे छोटे बच्चों से कैंपेनिंग कराई जा रही है। असम से बच्चे बुलाए गए परीक्षा पे चर्चा के लिए, किसी और स्टेट के भी तो बुलाए जा सकते थे। एंड रिसेंटली मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे पार्लियामेंट में कि मैं असम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं, मैं तो ऐसे ही असम की बात कर रहा हूं। उनने हम लोग को ये आसाम के गमछे पहना है, जो कि मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। बेटा अभी तो ये आसाम के गमछे पहनाए हैं, अगर बाय चांस पंजाब में इलेक्शन होता तो तुम्हारे सर पे पगड़ी भी डाल देते, और अगर तुम तमिलनाडु इलेक्शन से जस्ट पहले आए थे तो तुम्हारे को लुंगी भी पहना देते मोदी जी। इसी साथ मोदी जी के रिटायरमेंट प्लान सुन लो। मोदी जी ने खुद कहा था कि 70 में रिटायर हो जाएगा कोई भी नेता, एंड अडवाणी मुरली मनोहर जोशी को लात मार के भगा दिया 70 साल के चक्कर में। लेकिन मोदी जी कह रहे कि मैं 75 का हो गया, अभी 25 साल और बैठा रहूंगा मैं यहीं पर ही। मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा बच्चे भी बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं हंसने की, लेकिन ये जोक उन बच्चों को क्या पूरे देश को पसंद नहीं आने वाला। मोदी जी के अपने भक्त और सबसे ज्यादा योगी जी को जरा ये जोक सुना दो एक बार, योगी जी का रिएक्शन देख लेना उसके बाद। हेलो, हाँ जी नेताजी, अच्छा ओके नेताजी, ठीक है नेताजी। मुझे भी अभी एक नेता का फोन आया, बता रहे थे कि एप्स्टीन फाइल के चक्कर में यहाँ पर देश को बेचने का काम कर दिया है। तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। जो बीता है उसको गिनता नहीं हूं, जो बचा है उसको गिनता हूं। हर आए दिन ये वही आदमी है जो नेहरू के बारे में बातें करता है। ये वही इंसान है जो 70 साल गिनाकर आपसे 70 बार वोट ले चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बीता है मैं तो उसको गिनता ही नहीं हूं। ये स्टैंड अप कॉमेडियन बनाओ यार इनको प्लीज, ये गलत जगह पे बैठे हैं। और मोदी जी गिनते नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने केस में नहीं गिनते हैं। अडवाणी जी जब सामने आ जाते हैं तो मोदी जी अपने आप गिनना शुरू कर देते हैं और अडवाणी जी को रिटायर भी कर देते हैं। कर देता है। हाँ। अच्छा ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? ऑफ कोर्स यहाँ पर मोदी जी बच्चों को सिखा रहे कि कैसे खाना है। मोदी जी आपसे नहीं सीखेंगे तो और किससे सीखेंगे कैसे खाना है। इफ यू नो यू नो। इसी के साथ राहुल गांधी का एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जहां पर राहुल गांधी संसद पहुंचे और ये कह रहे हैं बार बार कि जो उचित समझो कर लो, जो उचित समझो वही करो। अब राहुल गांधी एक्चुअली में मोदी जी को यहां पर टॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने रिसेंटली पार्लियामेंट में MM नारवाने की एक बुक दिखाई थी जो कि पब्लिश नहीं हुई है इंडिया में, एंड उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से मोदी जी ने आर्मी को अपने हाल पे छोड़ दिया, जो उचित समझो वो करो। अब टॉन्ट राहुल गांधी मोदी जी को कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग राहुल गांधी को शायद ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी बार बार और इस तरीके से मजाक में आकर के, क्योंकि जिस मैटर के बारे में राहुल गांधी यहां पर बात कर रहे हैं वो काफी सीरियस मैटर है। एंड राहुल गांधी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था देश के सामने इस मैटर को रख करके। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है एंड सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। जो चीज यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं वो कांग्रेस के और बहुत सारे नेता कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी को अपने उन सीरियस क्वेश्चन पर ही स्टिक रहना चाहिए था, क्योंकि
अगर एक इतने सीरियस इशू को यहाँ पर मजाक में बनाया जाएगा तो ये बीजेपी के लिए इजी एस्केप हो जाएगा और कुछ नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, इंडिया और यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट आ चुका है जिसको लेकर के अभी बहुत सारे कयास लग रहे थे कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर खुलने वाला है, उस पे मोहर लग चुकी है, खुलने वाला है, एंड ये बात यूएस की तरफ से फिर से पता चल चुकी है। अबे इंडिया कब बताएगा हमारे को बातें? डोनाल्ड ट्रंप भोपू बना हुआ है यहाँ पे। जॉइंट स्टेटमेंट बताया गया कि इंडिया टैरिफ को 0 कर देगा या फिर रिड्यूस कर देगा, एंड ये यूएस के इंडस्ट्रियल, फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फिर से यहां पर कहा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा एक दूसरे को स्पेसिफिक सेक्टर्स में, यानी कि अगर आज की डेट में तो एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड करा देंगे, आने वाले टाइम में अगर अमेरिका को किसी और सेक्टर में भी घुसना होगा तो उसमें भी प्रोवाइड कराया जाएगा एक्सेस, कि आओ यहां पर घुसो और हमारे को पूरी तरीके से तबाह कर दो। एंड सबसे बड़ी चीज, 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान खरीदेगा इंडिया अगले 5 सालों में अमेरिका से। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हम लोग अमेरिका से बहुत सारे खरीदने वाले अगले कुछ सालों में, मतलब ले देकर मेक इन इंडिया की यहां पर मट्टी पलेत करके रख दी है। मोदी जी, अगर आपको ये ट्रेड एग्रीमेंट करना ही था तो आपने 4-5 महीने वेट क्यों करी? ये सेम सिचुएशन तो 5 महीने पहले भी थी, हमारा टैरिफ तभी कम हो जाता यहां पर। अब 5 महीने में ऐसा क्या बदला कि मोदी जी ने डील कर ली? इन 5 महीने में सिर्फ एक ही चीज हुई है, एप्स्टीन फाइल्स बाहर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं ये जॉइंट स्टेटमेंट, इस पैराग्राफ को पढ़ो। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स and a wide range of US food and agricultural products, including dried distiller grains, red sorghum for animal feed. Red sorghum होता है ज्वार, मतलब एनिमल फीड के लिए जो रेड सोरगम यूज होता है उसमें भी अमेरिका घुस जाएगा, एंड इससे हमारे देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दुगनी। ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। इस पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में अमेरिका को एक्सेस दिया जा रहा है, उनको यहां घुसेड़ा जा रहा है। सारी नेगेटिव बातें जो नहीं होनी चाहिए थी एंड जिससे देश के किसानों को नुकसान होने वाला है निश्चित तौर से, वो यहां पर लिखी हुई है। अब इन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए फालतू के प्रोपेगेंडा भी यहां पर चलेंगे। रेडी हो जाओ पूरी तरीके से इसके लिए। इनफैक्ट इस अनाउंसमेंट में ये भी बताया गया कि इंडिया रशिया से अपने ऑयल की खरीद पूरी तरीके से बंद कर देगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड इसके आपको प्रूफ भी दिखाना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में जो इंपोर्ट्स हैं, हम जो रशिया से ले रहे थे ऑयल, वो कम हुए हैं लगातार, एंड जनवरी में काफी ज्यादा ये कम हो चुके हैं। अप्रैल में 39.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम लोग रशिया से ले रहे थे, एंड वो घट के 22.1 मिलियन बैरल्स पर डे पर आ चुका है जनवरी में, और ये भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, वैसे तो बताया गया था कि सस्ता है इसलिए खरीद रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर ये कि एक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हम अपने ऑयल परचेजेस को पूरी तरीके से यहां पर स्विच करेंगे, एंड इसका एक बहुत बड़ा लॉस मोनेटरीली हमारे को यहां पर होगा, यानी कि किसी भी तरीके से देख लो तो लॉस में यहां पर इंडिया ही सामने आ रहा है। लेकिन नहीं, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मास्टर स्ट्रोक। अब इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में निकाल डालो, अपनी भड़ास को निकाल डालो, क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए इन मास्टर स्ट्रोक को देखने के और भड़ास निकालने के अलावा। इसी के साथ अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया, लाइक नहीं करा तो क्या वेट कर रहे हो? अगर चाहते हो कि ये सच्चाई पहुंचे लोगों तक तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच पाए। आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।